अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्राइव डाटा टाइप में से फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद मी। ये प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इसके थ्रू हम प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको मेथड भी बोलते हैं, प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, फंक्शंस भी बोलते हैं, सब रूटीन्स। ये इसके ही डिफरेंट नेम है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो है प्रोग्राम्स को चंक्स में, इंडिपेंडेंट चंक्स में डिवाइड करें। जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो इससे जो है वो रीयूजेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम को चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो हर एक जो मॉड्यूल है या जो चंक है वो इंडिपेंडेंट होता है और आप उसको किसी भी जगह जो है वो यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वो रिक्वायर्ड है। हम हर फंक्शन को जो है वो सेपरेट सेपरेट हैंडल कर सकते हैं कि क्योंकि वो सब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। दैट मेक्स द कोड इजी एंड एरर डिबगिंग इज इजी। Function is a block which have set of programming statement enclosed in curly braces, and that statements is independent from the other statements. वो जस्ट जब फंक्शन कॉल होगा तो तभी एग्जीक्यूट होंगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम फंक्शन यूज़ क्यों करें। फंक्शन बेसिकली एक बहुत ही अच्छा फीचर है प्रोग्रामिंग का। व्हेन वी वांट टू रिड्यूस द complexity of the program, by using function we divide the program into independent chunks or module. लेट्स सपोज हम जो है वो एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो कैलकुलेटर में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, और ये सारे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ये फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे अगर सिचुएशन आएगी तो हम सम का अलहदा से फंक्शन बना देंगे, मल्टीप्लिकेशन का अलहदा बना देंगे, डिवीजन का अलहदा बना देंगे, और इस तरह से रीडेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और हमें कहीं और जगह पे किसी और प्रोग्राम के हिस्से में कोई भी लेट्स सपोज सम की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम वो फंक्शन दोबारा लिखने के बजाय इस जगह से कॉपी कर लेंगे और कोड जो है वो रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी और ये किसी भी जगह रीयूज हो सकता है। फंक्शंस की दो तरह की टाइप है, एक बिल्ट इन और एक यूज़र डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन जो है वो हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होते हैं और आप इनको चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैथ लाइब्रेरी के अंदर स्क्वायर रूट और पावर जो है वो फंक्शंस मौजूद हैं। ऑन द अदर हैंड जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये जो है यूज़र क्रिएट करता है या प्रोग्रामर क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द हिज आर हर नीड्स। अब हम बिल्ट इन फंक्शन की जो है एक एग्जांपल देखते हैं लाइव। डेव सी प्लस प्लस में किस तरह से बिल्ट इन फंक्शन यूटिलाइज होगा। सबसे पहले हमने बिल्ट इन फंक्शन लिखा कमेंट्स में, ताकि कोई भी इस प्रोग्राम को खोले तो उसको समझ आ जाए कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन की एक एग्जांपल है। उसके बाद आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड किया, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के साथ काम करना है। तो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के थ्रू आईओ स्ट्रीम और मैट डॉट एच लाइब्रेरी को इंक्लूड किया। उसके बाद हमने नेम स्पेस को ऐड किया बाय यूजिंग कीवर्ड, और नेम स्पेस हमने कौन सी इस्तेमाल की, एसटीडी। और उसके बाद हमने मेन फंक्शन जो है वो क्रिएट किया। मेन फंक्शन बेसिकली हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर फॉर्म में, तो हम रिटर्न ज़ीरो लिखेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। अब हम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है नम, और उसको वैल्यू असाइन कर दी 36। एक और वेरिएबल है एक्स, उसको जो है वो भी इंटीजर टाइप का है और उसको असाइन किया स्क्वायर रूट नम सेमीकोलन। अब यहाँ पे होगा क्या कि नम के अंदर जो वैल्यू उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके वो वैल्यू x को असाइन हो जाएगी, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6, वो x को असाइन हो जाएगी। अब हम सी आउट यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट को प्रिंट कराएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ
num is equal to x। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सेव करने के बाद इस जगह पे यहाँ से हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। आप ये वाला जो बटन है इसको भी डायरेक्ट यूज़ करके कंपाइल और रन एक साथ कर सकते हैं। कोई भी एरर नहीं आया। अब हम जो है वो प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन। हम यहाँ पे प्रिंट आना चाहिए स्क्वायर रूट 36 इज इक्वल टू 6। ये देखें जी, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की। फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली कंपाइलर को बताता है फंक्शन का नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर। जस्ट ये कंपाइलर को बताता है कि इस नाम का एक फंक्शन होगा, उसकी ये रिटर्न टाइप होगी और उसके ये पैरामीटर्स होंगे। उसके अलावा उसको फंक्शन डिफाइन में जो है वो प्रोवाइड करेगा एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो कोड एग्जीक्यूट होना है वो जो है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मौजूद होगा, वर्किंग। उसके बाद हमने जहाँ पे फंक्शन को यूज़ करना है, यानी कि जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग। तो ये 3 पार्ट्स हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन के, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमने देखा कि फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो हमें पैरामीटर्स बताएगा कि फंक्शन जो है वो कितने पैरामीटर्स लेगा या आर्गुमेंट्स लेगा। पैरामीटर होते क्या हैं? पैरामीटर बेसिकली प्लेस होल्डर होते हैं। ये यू कैन से दिस सर्व एज इनपुट टू द फंक्शन। दिस वैल्यू इज रेफर्ड टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट। पैरामीटर लिस्ट जो है वो है जो है वो उसमें आप अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स आ सकते हैं, यानी कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हो। एंड दिस वैल्यू इज रेफर टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्गूमेंट। द पैरामीटर इट्स लिस्ट रेफर टू द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। और पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल हैं, कुछ फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेते हैं, कुछ फंक्शंस पैरामीटर नहीं लेते। अब बात करते हैं रिटर्न टाइप की। ये बेसिकली फंक्शन की आउटपुट है आफ्टर प्रोसेसिंग। सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। उस केस में जो है वो रिटर्न टाइप क्या होगी, वाइड। और अगर कोई फंक्शन जो है वो आउटपुट में प्रोसेसिंग करने के बाद कोई रिटर्न वैल्यू देगा तो वो कोई भी डाटा टाइप होगी, जिस डाटा टाइप में वो डाटा रिटर्न करेगा, इंट, फ्लोट, डबल, वट एवर डाटा टाइप कोई भी हो सकती है। तो ये कुछ टर्म्स थी, रिटर्न वैल्यूज़ और पैरामीटर, जो कि फंक्शन के साथ अटैच थी। तो आपको इनको वन बाय वन समझना ज़रूरी था कि ये होती क्या हैं दोनों चीज़ें। अब बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो बेसिकली आपको बताया कि कंपाइलर को बताता है कि एक फंक्शन होगा, उसकी ये रिटर्न टाइप है, ये नेम है और ये उसके आर्गूमेंट्स हैं। आर्गूमेंट्स और पैरामीटर सेम ही चीज़ है।
एक्चुअल जो बॉडी ऑफ द फंक्शन है वो तो सेपरेट डिफाइन होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो जस्ट एक सिग्नेचर है फंक्शन का कि ये चीज़ें हैं। जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी वो फंक्शन जहाँ पे डिफाइन होगा वहाँ पे होगी। अब बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। जब आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो यू गिव अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट द फंक्शन हैज़ टू डू। इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड. It is most important aspect which the control comes when the function is called. When we must notice that only one value can be returned from the function. फंक्शन जो है वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एंड दैट इज द सिंटैक्स रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट इट्स ऑप्शनल एंड रिटर्न टाइप अगर वो किसी डाटा टाइप में है तो देन डाटा टाइप, अदरवाइज कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है तो देन वाइड. उसके बाद फंक्शन बॉडी जो कि एक्चुअल फंक्शन आपने जिस पर्पस के लिए बनाया है वो सारा इसी के अंदर मौजूद होगा. अब बात करते हैं फंक्शन कॉलिंग की. हमें फंक्शन को यूज़ करना है तो हम लोगों को फंक्शन को कॉल करना होता है. व्हेन अ प्रोग्राम कॉल द फंक्शन द प्रोग्राम कंट्रोल is transferred to the called function. A called function perform a defined task, and when it returns statement is executed or when the function is added, closes braces is reached, it retain the program control back to the main program. इसका जो सिंटैक्स है वो है फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट. अब हम वन बाय वन सारी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फंक्शंस को किस किस तरह से यूज़ किया जाता है वो सारे डिस्कस करेंगे. फंक्शन जो है उसमें फंक्शन नेम तो जो उसके रूल्स हैं उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं. ट्रेड ऑफ जो होता है वो बेसिकली रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट के ऊपर होता है. कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते और वो किसी किस्म के आर्गूमेंट्स भी नहीं लेते. सबसे पहले हम इस टाइप को देखते हैं. फंक्शन की एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन जो है वो किसी किस्म की कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा और वो किसी किस्म का कोई पैरामीटर या आर्गूमेंट भी नहीं ले रहा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट किया फंक्शन एग्जांपल with no return type and no argument list. उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे प्रोग्राम का. बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बाय यूजिंग प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव इंक्लूड हम जो है वो हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करेंगे. उसके बाद एसटीडी नेम स्पेस को यूजिंग कीवर्ड के थ्रू जो है वो यूज़ करेंगे. उसके बाद इंट मेन, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट भी आएगी डेट इज़ रिटर्न 0 फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम. ये मेन स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का. मेरे लिए जो है वो बेस्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले आप फंक्शन जो भी आपने प्रोग्राम बनाना है सबसे पहले आप उस जो C++ है जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें. उसके बाद जो आपके प्रोग्राम की जो आपकी अपनी डिफाइंड लॉजिक है वो लिखें. आप जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन की फंक्शन डिक्लेयर किया क्योंकि फंक्शन कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो इसलिए वाइड सम इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन और पैरेंथेसिस देखिए खाली है यानी कि ये कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा और सेमी कॉलन. ये जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट है. अब बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन पे. फंक्शन डेफिनेशन में सिग्नेचर सारा वही जाएगा जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन का था. अब यहाँ पे वर्किंग होगी कि ये फंक्शन बेसिकली काम क्या करेगा. क्योंकि ये फंक्शन जो है वो किसी किस्म का कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और सम बेसिकली दो ऑपरेंड्स पे काम करता है तो इसलिए इसी के अंदर ही हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक num1 और एक num2 इंटीजर टाइप के.
उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट के थ्रू हमने यूज़र को एक मैसेज शो कराया, डेट इज़ इंटर टू नंबर्स सेमी कॉलन। इंटर टू नंबर्स जो है वो हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा क्योंकि हमें वो एज इट इज़ प्रिंट कराना है कंसोल पे। देन सी इन स्टेटमेंट के साथ हमने num1 में जो पहले यूज़र वैल्यू इंटर करेगा वो num1 में आ जाएगी, जो दूसरी वैल्यू इंटर करेगा वो num2 में आ जाएगी। उसके बाद हम सी और स्टेटमेंट में सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 कर देंगे। आप चाहें तो इसको भी किसी और वेरिएबल में वैल्यू सेव कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली ही num1 प्लस num2 कर दिया। यहाँ तक जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन होगी, फंक्शन डेफिनेशन होगी। अब जब तक हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब अगला स्टेप जो हम करेंगे डेट इज़ द फंक्शन कॉलिंग। हमने मेन में हमेशा जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो मेन के अंदर होती है, इसलिए मेन प्रोग्राम के सिंगल लाइन कमेंट में हमने बताया कि जो भी बंदा इसको देखे उसको समझ आ जाए कि अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे हमने सम और उसकी पैरामीटर लिस्ट जो है वो खाली थी तो वो एज इट इज़ लिखी। उसके बाद सेमी कॉलन और फिर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए छोड़ दिया। अब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। देखिए जी, ज़ीरो एरर आया। उसके बाद जो है वो प्रोग्राम रन हुआ। अब सबसे पहले इधर जो है वो मैसेज शो होगा इंटर टू नंबर्स, क्योंकि यूज़र ने दो वैल्यूज़ इंटर करनी है। सबसे पहले वैल्यू जो 4 है वो num1 में जाएगी और 5 जो है वो num2 में जाएगी। और अगली सी आउट में सम इज़ इक्वल टू, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ था तो वो एज इट इज़ शो होगा। और उसके बाद num1 प्लस num2 यानी 4 प्लस 5 9, तो वो 9 प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले हम कमेंट देंगे कि ये प्रोग्राम है किसके बारे में। फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप and have argument list। इसके बाद हम मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम का, C++ प्रोग्राम का। दैट इज़ इंक्लूड IOStream हेडर फाइल बाय यूजिंग प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। उसके बाद यूजिंग कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए नेम स्पेस std को ऐड करेंगे। उसके बाद इंट मेन, क्योंकि ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू तो हम रिटर्न 0 स्टेटमेंट लिखेंगे। दैट्स इट। ये हमारा मेन फंक्शन, मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जब भी आप C++ में प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये सब लाजमी लिखना है। अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे। यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हाँ, इसका मतलब उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वाइड। और फंक्शन जो है वो पैरामीटर लिस्ट ले रहा है। लेट्स सपोज हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं उसको a और b, दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़। अब हम फंक्शन डेफिनेशन पे आते हैं। सेम सिग्नेचर कॉपी होगा। अब जो है हमने एज अ इनपुट जो दो पैरामीटर्स लिए हैं उस पे प्रोसेसिंग करेंगे। दैट इज़ सी आउट सम इज इक्वल टू a प्लस
बी निकाला। ये होगी फंक्शन डेफिनेशन। अब हम मेन फंक्शन में आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में नेम ऑफ द फंक्शन और जितने पैरामीटर लिस्ट ले रहा है वो, लेट्स सपोज 2 पैरामीटर ले रहा है n1 और n2 सेमी कॉलन। यहाँ तक फंक्शन का सारा काम ख़त्म हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है 2 वैल्यूज़ ले रहा है, डेट इज़ n1 और n2, और ये n1 और n2 इंटीजर टाइप की हैं, तो हम मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, n1 और n2 इंटीजर टाइप के। उसके बाद हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, सी आउट इंटर 2 नंबर्स। जो चीज़ आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। सी इन n1 कोमा n2, सॉरी कोमा नहीं, n2 सेमी कॉलन। डेट्स इट, ये प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। इसमें मेरा कीबोर्ड ख़राब हुआ है। ये हमारे पास रनिंग स्क्रीन आ गई है, कोई भी एरर नहीं है और ये स्क्रीन हमारे पास शो हो गई है। अब इस स्क्रीन पे जो है वो हमारे पास मैसेज शो होगा, इंटर 2 नंबर्स। पहली वैल्यू n1 में जाएगी, दूसरी वैल्यू n2 में, और सम इज। सबसे पहले हम कमेंट देंगे कि ये प्रोग्राम है किसके बारे में। फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड हैव आर्गुमेंट लिस्ट। इसके बाद हम मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम का, C++ प्रोग्राम का। दैट इज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम हेडर फाइल बाय यूजिंग प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। उसके बाद यूजिंग कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए नेम स्पेस std को ऐड करेंगे। उसके बाद इंट मेन, क्योंकि ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, तो हम रिटर्न 0 स्टेटमेंट लिखेंगे। दैट्स इट। ये हमारा मेन फंक्शन, मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जब भी आप C++ में प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये सब लाजमी लिखना है। अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे। यहाँ पे आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हाँ इसका मतलब उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वाइड। और फंक्शन जो है वो पैरामीटर लिस्ट ले रहा है। लेट्स सपोज हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं उसको a और b, 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़। अब हम फंक्शन डेफिनेशन पे आते हैं। सेम सिग्नेचर कॉपी होगा। अब जो है हमने एज अ इनपुट जो 2 पैरामीटर्स लिए हैं उस पे प्रोसेसिंग करेंगे। डेट इज़ सी आउट सम इज इक्वल टू
ए प्लस बी कॉलन, ये होगी फंक्शन डेफिनेशन। अब हम मेन फंक्शन में आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में नेम ऑफ द फंक्शन और जितने पैरामीटर लिस्ट ले रहा है वो, लेट्स सपोज 2 पैरामीटर ले रहा है n1 और n2 सेमी कॉलन। यहाँ तक फंक्शन का सारा काम ख़त्म हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है 2 वैल्यूज़ ले रहा है, डेट इज़ n1 और n2, और ये n1 और n2 इंटीजर टाइप की हैं, तो हम मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, n1 और n2 इंटीजर टाइप के। उसके बाद हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, सी आउट इंटर 2 नंबर्स। जो चीज़ आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। सी इन n1 कोमा n2, सॉरी कोमा नहीं, n2 सेमी कॉलन। डेट्स इट, ये प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। इसमें मेरा कीबोर्ड ख़राब हुआ है। ये हमारे पास रनिंग स्क्रीन आ गई है, कोई भी एरर नहीं है और ये स्क्रीन हमारे पास शो हो गई है। अब इस स्क्रीन पे जो है वो हमारे पास मैसेज शो होगा, इंटर 2 नंबर्स। पहली वैल्यू n1 में जाएगी, दूसरी वैल्यू n2 में, और सम इज। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, डेट इज फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर लिस्ट। इसमें सबसे पहले हम मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं C++ प्रोग्राम का, डेट इज़ इंक्लूडिंग हेडर फाइल iostream यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद नेम स्पेस std को ऐड किया बाय यूजिंग कीवर्ड इंट मेन, क्योंकि ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज़ इंटीजर 0। और ये मेन फंक्शन मेन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। अब हम फंक्शन डिक्लेरेशन पे चलते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि ये फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हम फ्लोट इधर लेते हैं, फ्लोट सम। पैरामीटर नहीं ले रहा तो पैरेंथेसिस में कोई भी चीज़ नहीं होगी। कॉपी float n1 is equal to 3.5, float n2 is equal to 4.6 semicolon, return n1 plus n2 semicolon। ये हो गया
फंक्शन डेफिनेशन। अब आते हैं हम फंक्शन कॉलिंग पे। फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे सम का, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे कोई फ्लोट वेरिएबल होगा जो कि वैल्यू को रिसीव करेगा। लेट्स सपोज फ्लोट एक्स। अब जो है हम इसको प्रिंट करा लेंगे, सी आउट सम इज इक्वल टू एक्स। दैट्स इट, ये प्रोग्राम हो गया। अब हम कंपाइल करते हैं। बेसिकली आप को मैं जो है इनका स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि अगर आप फंक्शन रिटर्न टाइप के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, रिटर्न टाइप के बगैर करेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज़ डायरेक्ट देंगे तो क्या होगा, और वैल्यूज़ यूज़र से लेंगे तो क्या होगा। होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। दैट इज़ फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न भी करेगा वैल्यू, और उसके पास पैरामीटर लिस्ट भी होगी। सबसे पहले हमने सिंगल लाइन कमेंट दिया, उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम का। सबसे पहले हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसिव को यूज़ करते हुए डायरेक्टिव को आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद नेम स्पेस एसटीडी को ऐड करेंगे यूजिंग कीवर्ड। उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन, क्योंकि मेन फंक्शन हमें जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे रिटर्न 0। ये हो गया मेन स्ट्रक्चर प्रोग्राम का। अब हम आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन वाले पार्ट में। सबसे पहले हमने कमेंट किया फंक्शन डिक्लेरेशन। कमेंट से ना रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्रोग्राम की। अब जैसे आप भी इसको देख रहे होंगे तो आपके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि अच्छा डिक्लेयर कहाँ पे हुआ है, डिफाइन कहाँ पे हुआ है, कॉल कहाँ पे हुआ है। ये फंक्शन है जो कि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। सम नेम है फंक्शन का, और ये दो पैरामीटर ले रहा है एक्स और वाई इंटीजर टाइप के। अब फंक्शन डेफिनेशन, सेम ही सिग्नेचर होगा इंट सम इंट n1 n2। एक्स वाई n1 और n2 से कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट इनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। नेम कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता इन सिग्नेचर्स, क्योंकि ये ऐसे ही हैं जैसे आपका निक नेम हो, जैसे कुरुतलैन को एनी बोलते हैं, किसी का नाम निक नेम होगा गुड़िया, किसी के बेबी, लाइक इस तरह के जो नेम है इसी तरह से ये भी इसी तरह से ही यूज़ होते हैं। अब हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, num1 और num2 इंटीजर टाइप के। यूज़र को मैसेज शो कराया सी आउट के थ्रू कि आप दो नंबर इंटर करें, और सी इन के थ्रू हम वो दोनों नंबर कंसोल से गेट करेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू इंटर होगी वो num1 में जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो है वो num2 में।
क्योंकि ये वाला फंक्शन हमें वैल्यू इंटीजर टाइप की रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का जो कि उस वैल्यू को गेट करेगा। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया s। अब सी और कराएंगे सम इज इक्वल टू s। यहाँ पे मैसेज शो हुआ इंटर टू नंबर्स। मैंने यहाँ पे 2 नंबर इंटर किए। और सम इज इक्वल टू 14 आ गया। अब बात करते हैं फंक्शन आर्गूमेंट्स के ऊपर या फंक्शन पैरामीटर्स के ऊपर। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। पहले हम कॉल बाय वैल्यू पे बात करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जो आर्गूमेंट पास होते हैं वो कॉल बाय वैल्यू होते हैं। इसमें जो चेंज होता है पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन होता है, लेकिन वो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड जो कॉल बाय रेफरेंस है, इसमें जो है वो क्योंकि आर्गूमेंट में वेरिएबल का जो एड्रेस है वो दिया जाता है, इसलिए जो चेंज होता है वो एक्चुअल चेंज होता है। आप इन दोनों को इसी तरह से समझेंगे। कॉल बाय वैल्यू को पहले मैं उसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। लेट्स सपोज आई एम योर टीचर और मैं आपको जो है आपका रिज़ल्ट प्रिंट कर फॉर्म में देती हूँ। अब आपको किसी सब्जेक्ट के मार्क्स पसंद नहीं आए और आप उसके मार्क्स चाहते थे। लेट्स सपोज आपके 30 में से 20 आए हैं और आप 30/30 चाहते थे। तो आपके पास जो प्रिंट पेज है, आप 30 ऑब्टेन मार्क्स में 30 लिख देते हो। तो वो जस्ट आपके पास जो प्रिंट कॉपी है उसमें चेंज आएगा। जो मेरे पास आपका एक्चुअल रिज़ल्ट है उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। दूसरा केस है कि लेट्स सपोज मैंने जिस लैपटॉप में या जहाँ पे भी जो भी डेटाबेस है उसमें डाटा स्टोर किया हुआ था, वो उसकी एक्सेस आपको डायरेक्ट दे देती हूँ। अब वहाँ पे आप जो है मार्क्स 20 के बजाय 30 कर देते हो, तो वो एक्चुअल चेंज होगा उसको, क्योंकि उसकी और कोई कॉपी मौजूद नहीं है, वो ओरिजिनल है। तो कॉल बाय रेफरेंस भी इसी तरह से काम करता है कि वो डायरेक्ट मेमोरी में जाके चेंज करते हो। कॉल बाय वैल्यू जो आपको कॉपी दी जाती है उसमें चेंज होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फंक्शन हमने सिंगल लाइन कमेंट किया, फंक्शन आर्गुमेंट पास बाय वैल्यू। मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आईओ स्ट्रीम को ऐड करेंगे बाय यूजिंग प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। देन नेम स्पेस std को ऐड करेंगे यूजिंग कीवर्ड। देन मेन फंक्शन, क्योंकि ये मेन फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम रिटर्न 0 लिखेंगे। तो ये मेन बेसिक स्ट्रक्चर जो है सी प्लस प्लस का डिज़ाइन हो गया। अब हम फंक्शन डिक्लेरेशन पे जाते हैं। कमेंट करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। वाइड फंक्शन का नाम रखा है स्वैप और ये 2 पैरामीटर लेगा इंटीजर टाइप के a और b। दैट इज़ द सिग्नेचर ऑफ द प्रोग्राम, सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। उसके बाद फंक्शन डिफाइन करेंगे।
एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टेम्प के नाम से जो टेम्परेरी बेसिस पे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेगा, डैट इज़ ए की वैल्यू क्योंकि टेम्प के अंदर सेव होगी है तो बी की वैल्यू ए को असाइन कर देंगे और बी को टेम्प की वैल्यू दे देंगे। स्वैपिंग होगी। अब फंक्शन कॉलिंग में स्वैप का फंक्शन कॉल करते हैं। अब num1 और num2 क्योंकि इंटीजर टाइप के होने चाहिए क्योंकि ये सिग्नेचर में भी इंट टाइप के हैं तो हम दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे num1 और num2 इंट टाइप के। यूज़र से इनपुट लेंगे num1 में और num2 में। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो num1 में आएगी और सेकंड वैल्यू जो यूज़र इंटर करेगा वो num2 में आएगी। अब हम देखना चाहते हैं कि स्वैपिंग से पहले और स्वैपिंग के बाद जो है वो num1 और num2 में कोई फ़र्क आया है या नहीं। तो मीनिंगफुल मैसेज के तौर पे हम पहले बताएंगे कि बिफोर स्वैपिंग इनकी क्या वैल्यूज़ थी। num1 एंड एल बेसिकली एंड ऑफ लाइन, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा और देन num2। अब स्वैपिंग के बाद देखेंगे \n बेसिकली न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखिएगा कि num1 और num2 में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आया जस्ट उस स्वैप फंक्शन के अंदर चेंज आया और जैसे स्वैप के बाहर आए तो num1 और num2 की क्योंकि कॉपीज़ की हुई थी ए और बी में तो इसलिए किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आया। ये देखिए 4 4 और 4 4 है तो ये कॉल बाय वैल्यू हो गया। अब सबसे पहले कमेंट करते हैं सिंगल लाइन कि ये प्रोग्राम है किसके बारे में। फंक्शन आर्गुमेंट पास बाय रेफरेंस को अब हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। एक छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको जस्ट इन चीज़ों की लॉजिक समझाई जा रही है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। फिर जो भी आपका प्रोग्राम होगा आप उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो है जो कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्विंग टेक्निक्स हैं उसके थ्रू आप इनमें से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या पॉसिबल है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद नेम स्पेस को ऐड किया std बाय यूजिंग कीवर्ड। उसके बाद मेन फंक्शन क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा रहा है इसलिए इसके अंदर रिटर्न ज़ीरो का क्या मतलब है अब आपको पता चल गया होगा कि रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि प्रोग्राम ने जो गिवन टास्क था वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब हम जाते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे। वही वाले फंक्शन को हम जो कि हमने पास बाय वैल्यू में किया था स्वैप दो वैल्यूज़ को यहाँ पे भी हम वही करके देखेंगे ताकि आपको फ़र्क दोनों का पता चल सके। सबसे पहले रिटर्न टाइप उसकी लिखी वाइड स्वैप नेम फंक्शन का और उसको दो इंटीजर टाइप पॉइंटर जो है वो पैरामीटर में पास किए ए और बी। अब फंक्शन डेफिनेशन में आते हैं। सेम सिग्नेचर है इसकी बॉडी में आए वही लॉजिक है कि आपने एक वेरिएबल टेम्प के नाम से डिक्लेयर किया जिसको ए की वैल्यू दी और
ए की वैल्यू क्योंकि टेम्प के अंदर स्टोर है, अब ए की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी बी की वैल्यू से, और बी की वैल्यू अब ए को मिल गई है और बी को जो है वो अब हम टेम्प की वैल्यू दे देंगे जो कि इनडायरेक्टली ए की वैल्यू थी। अब जो है हम फंक्शन कॉलिंग का काम करते हैं। फंक्शन कॉलिंग हमेशा मेन फंक्शन के अंदर होती है। फंक्शन कॉलिंग में फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर्स के साथ काम हो रहा है इसलिए हम जो पैरामीटर में वेरिएबल पास करेंगे वो उनके एड्रेसेस पास करेंगे। अब num1 और num2 जो है वो डिक्लेयर किए, साथ ही उनके वो वैल्यूज़ असाइन करती, num1 को 9 और num2 को 6। अब जो है हम देखना चाहते हैं कि बिफोर स्वैपिंग क्या वैल्यूज़ थी और आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यू थी, तो हम सी आउट करेंगे बिफोर स्वैपिंग \n जो कि न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ होता है, और सी आउट num1 एंड एल जो है वो क्या होता है एंड ऑफ लाइन, यानी कि कर्सर को न्यू लाइन पे ले आता है, और उसके बाद num2। इसी कोड को ही हम कॉपी कर लेंगे और बिफोर की जगह आफ्टर लिख देंगे। \n आफ्टर स्वैपिंग। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारे पास कंसोल विंडो आ गई जिस पे रिजल्ट शो होगा। अब ये देखें बिफोर स्वैपिंग जो है ना वो वैल्यू 9 और 6 थी, और आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई है 6 और 9, यानी कि स्वैपिंग फंक्शन के बाद भी आने के बाद भी जो है वो वैल्यूज़ हमारी चेंज हुई हैं। मतलब कि हमने उनके मेमोरी एड्रेसेस उनको असाइन किए थे, तो जो चेंज हुआ है वो एग्जैक्ट मेमोरी में चेंज आया है। होप सो कि आपकी इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।